हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि अम्लीय सामर्थ्य। चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दान करते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, और अम्ल की जितनी ज्यादा शक्ति होगी उसी को बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, सुनो। थोड़ा नीचे लिखे, एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जो H पॉजिटिव दान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव दान करते हैं, है ना, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव दान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अच्छा। अब अम्ल की जो शक्ति होती है उसको हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ अम्ल की पावर यानी कि शक्ति, अम्ल की पावर अम्लीय सामर्थ्य, अम्ल की पावर अम्लीय सामर्थ्य कहलाती है। मतलब उस एसिड के अंदर कितनी पावर है, कितना ज्यादा वो एसिडिक है, उसी को हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति या अम्लीय सामर्थ्य। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन से अम्ल की कितनी ज्यादा शक्ति है? तो उसके लिए तरीका होता है बेटा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। एसिडिटी समानुपाती स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब जो कंजुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी पदार्थ उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा, अम्ल की अम्लीयता, अम्ल की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ो तो ये क्या लिख रखा है अपन ने,
देखो सबसे पहले हमने लिखा है कि कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा, मतलब एसिड जब प्रोटॉन दान करेगा तो प्रोटॉन दान करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा, अम्ल की अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। अच्छा, अम्ल क्या, तो ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव दान करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, अम्ल। और अम्ल की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसी को हम अम्लीय शक्ति या अम्लीय सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है ना, नोट करो। चलो अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फिनोल अधिक अम्लीय है अल्कोहल से, क्योंकि, है ना, ये बात सही है कि जो फिनोल होता है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। अब उसका कारण क्या होता है, सुनो। जैसे यदि मैं फिनाल बनाता हूं, है ना, तो ये फिनोल है, ये फिनोल है। अच्छा, कोई सा भी अल्कोहल ले लो एक, जैसे मान लो आर, है ना, ROH, ये अल्कोहल ले लिया अपन ने, अल्कोहल। ठीक है। अब एसिड कौन होता है, तो एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दान करता है। ठीक है ना, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दान करता है। तो चूंकि फिनॉल भी एसिड है तो ये अपना H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन दान करेगा। जब प्रोटॉन दान करेगा तो प्रोटॉन दान करने के बाद इस तरह से बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, है ना। जब इसने अपना H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन दान कर दिया, है ना, ये माइनस बता रहा है कि यहाँ से प्रोटॉन चला गया, तो जब प्रोटॉन दान करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक इसी प्रकार ये एल्कोहल भी जब अपना प्रोटॉन दान करेगा, मतलब यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, ये मैंने आपको आयनिक साम्य में पढ़ाया था कि प्रोटॉन जाने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अब आप ये कॉन्जुगेट बेस को देखो ध्यान से, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये रिंग में 3 बॉन्ड होते हैं, तो क्या ये नेगेटिव इस रिजोनेंस में भाग ले रहा है, हाँ ले रहा है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, तो ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस। ये रिजोनेंस के कारण कैसा हो गया, स्टेबल। जबकि यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है तो नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। ठीक है ना, तो फिनोल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो रिजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, और कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होने पे एसिडिटी बढ़ जाती। देखो ये क्या लिखा हमने, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्टेबल होगा एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी। तो फिनोल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो अनुनाद के कारण, रिजोनेंस के कारण अधिक स्थायी है, स्टेबल बाय रिजोनेंस, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं देन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, देन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अब यदि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो जो अम्ल है वो भी अधिक एसिडिक होगा, देन फिनोल इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, देन फिनोल इज मोर एसिडिक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन एल्कोहल इज लेस एसिडिक। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो है ना,
इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो अनुनाद के कारण अधिक स्थायी है, इसलिए फिनॉल अधिक अम्लीय है। ठीक है बेटा। जबकि एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन है वो कम स्टेबल है। ठीक, नोट करो। चलो अगला देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक अम्लीय है फिनोल से, क्योंकि देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। जैसे यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और फिनोल हमने अभी देखा ही था। ये हमारा फिनोल है। ठीक, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों? देखो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, यहां से इस प्रोटॉन को निकालो और यहां से इसके प्रोटॉन को निकालो। क्यों? क्योंकि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दान करे। ठीक है ना, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दान करे। तो ये अपने प्रोटॉन को दान करेंगे, और प्रोटॉन को दान करने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक इसी प्रकार ये भी अपना प्रोटॉन दान करेगा, तो प्रोटॉन दान करने के बाद ये इस तरह से बनेगा। ये इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो रिजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, स्टेबल बाय रिजोनेंस। कैसे? नेगेटिव सिंगल डबल, और रिजोनेंस इसमें भी हो रहा है नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये भी कैसा है? स्टेबल बाय रिजोनेंस। स्टेबल बाय रिजोनेंस मतलब रिजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस है इसमें भी रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस के कारण दोनों ही स्ट्रक्चर स्टेबल है, लेकिन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है वो हमको देखना है। तो ऐसा करते हैं, हम रिजोनेंस करवाते हैं। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये नीचे उतरेगा। ठीक है, ये नीचे उतरेगा तो ये इसके सर पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, आर सी आर सी ओ माइनस, और यहाँ पे ओ, और हाँ ठीक है, आर सी ओ माइनस, और नीचे ये ओ के ऊपर नेगेटिव, इस तरह से है ना। ये नेगेटिव देखो नेगेटिव डबल की ओर चलता है, तो नेगेटिव जैसे ही नीचे उतरेगा ये इसके सिर पे बैठ जाएगा, तो इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अच्छा इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव नीचे उतरेगा, तो जैसे ही ये नीचे उतरेगा इसको धक्का लगेगा, तो ये इसके सर पे बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी। ये ठीक है, अब बात को समझना क्या होता है। यहाँ पे देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, पहले जो नेगेटिव था वो ऑक्सीजन पे था, और अभी भी नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है। पहले जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे था, और अभी भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, मतलब सेम चार्ज सेम एटम, सेम चार्ज सेम एटम। तो हम लिखेंगे सेम चार्ज
सेम चार्ज सेम चार्ज सेम चार्ज सेम एटम सेम चार्ज सेम चार्ज एट सेम एटम एट सेम एटम देन equal resonating structure same charge at same atom then equal resonating structure। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो पहले जो नेगेटिव था वो ऑक्सीजन पे था और बाद में नेगेटिव कहाँ गया, कार्बन पे, मतलब सेम चार्ज डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है ना। सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, चार्ज तो सेम ही है लेकिन एटम डिफरेंट हो गया, तो सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम देन अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अनइक्वल है। यहाँ पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है, इक्वल, और यहाँ पे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अनइक्वल। समझ में आ रही बात। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, इक्वल। कैसी बनेगी, इक्वल। लेकिन फिनोल की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, अनइक्वल। तो क्या करें, देखो करना कुछ नहीं है, जो इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा प्रभावशाली होती है, किससे, अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, जो इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है, किससे, अनइक्वल से। इसी कारण ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है। कैसा है, मोर स्टेबल। और यहां पे हम लिख सकते हैं देन लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यहाँ पे इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इसका जो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये मोर स्टेबल है, और यहाँ पे अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये लेस स्टेबल है ना। देन लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, देन लेस एसिडिक फिनोल। हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं बेटा, है ना, कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे देन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, देन मोर एसिडिक। ठीक है ना, देन मोर एसिडिक। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट लगा के, जो इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्वल, उसका प्रभाव ज्यादा होता है किससे, अनइक्वल से। ठीक है ना, इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रभाव अधिक होता है अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, किसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में। नोट करो। चलो आगे बढ़ते। अगला है एसिडिटी -I और -M के समानुपाती है, लेकिन +I और +M के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब -M या -I वाले एसिडिटी को बढ़ाएंगे और +M या +I वाले घटाएंगे। देखो समानुपाती में क्या होता है, ये वाली चीजें बढ़ने पे ये भी बढ़ता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, यदि ये वाली चीजें बढ़ गई तो ये कम हो जाएगा। ठीक है ना,
तो माइनस एम और माइनस आई के समानुपाती है, तो माइनस आई माइनस एम बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और यदि प्लस आई प्लस एम बढ़ गया तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब यदि एसिडिटी का ऑर्डर बनाए हम, एसिडिटी या ऐसा बोल दो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि आप ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे आगे इसमें आएगा बेटा माइनस एम वाला, फिर आएगा माइनस आई वाला, फिर जीरो जहाँ पे कोई प्रभाव नहीं लगेगा, उसके बाद प्लस आई, और आखिरी में प्लस एम। ठीक है। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है कि जो जो एम इफेक्ट होता है ये मोर इफेक्टिव होता है। कैसा होता है? मोर इफेक्टिव। एम इफेक्ट कैसा होता है? मोर इफेक्टिव। और जो आई इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? वो होता है लेस इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव। ठीक है। जो एम इफेक्ट है वो कैसा होता है? मोर इफेक्टिव, और आई इफेक्ट कैसा होता है? लेस इफेक्टिव। तो यदि बढ़ाने की बात आएगी तो एम इफेक्ट बहुत अधिक बढ़ा देगा क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन जब घटाने की बात आएगी तो बहुत अधिक घटा भी देगा क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रही बात? जो एम प्रभाव होता है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, बहुत अधिक इफेक्टिव होता है। तो जब बढ़ाने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा, और घटाने की बात आएगी तो सबसे कम कर देगा। ठीक है ना। इसलिए माइनस एम सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, और प्लस एम इनवर्सली है तो प्लस एम सबसे अधिक घटा देगा। ठीक है ना। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम, इसका माइनस आई। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो जीरो इफेक्ट मानेंगे। यहाँ पे इसका प्लस आई होता है, इसका इसका प्लस एम होता है। ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर इस तरह से बनेगा ये। ठीक, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये नॉर्मल फिनोल है ना, और यहाँ पे हमने फिनोल की आर्थो पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया जिसका माइनस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम। यहाँ पे एक NO2 आर्थो पे लगा और एक पेरा पे, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? यहाँ पे भी माइनस एम होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों आर्थो पे NO2 ग्रुप लगे हैं और एक पेरा पे, तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? देखो आर्थो पेरा पोजीशन पे NO2 का माइनस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम। अच्छा ये जो है ना इसको हम बोलते हैं जैसे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अच्छा इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो ये जो पिक्रिक एसिड इस पिक्रिक एसिड में देखो आप तीन तीन माइनस एम वाले ग्रुप लगे हैं, है ना, इसलिए इसकी एसिडिटी बहुत अधिक हो जाएगी। इसमें दो लगे हैं तो थोड़ी कम, इसमें एक लगा है तो और कम, और इसमें कुछ भी नहीं है तो और कम। ठीक है ना। तो इसकी सबसे कम, फिर एक NO2 के कारण बढ़ गई, दो के कारण और बढ़ गई, तीन के कारण और अधिक बढ़ गई, तो पिक्रिक एसिड मोर एसिडिक। नोट करो। चलो अगला अगला देखो, ये फिनोल है, ये क्या है? फिनोल। और हमने यहाँ पे क्या करा? फिनोल की आर्थो पोजीशन पे NO2 लगा रखा है जिसका माइनस एम प्रभाव होता है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है तो मेटा पोजीशन पे एम प्रभाव तो जीरो होता है, यानी कि मेटा पोजीशन पे एम प्रभाव नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा प्रभाव? तो NO2 का माइनस आई प्रभाव भी होता है, तो यहाँ पे माइनस आई, और यहाँ पे पेरा पे फिर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? माइनस एम। ठीक है। अब एक बात समझो, यदि मैं इसको फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दें, इसको थर्ड दे दें,
और इसको 4 दे दे, ठीक है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा। सुनो, पहली चीज तो आप ये देखो कि ये -m और -i वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो इनमें सबसे कम तो फिनोल होगा। सबसे कम एसिडिक कौन होगा, फिनोल, ठीक है। फिनोल सबसे कम एसिडिक होगा। अब इसके बाद कौन, तो देखो -m इफेक्ट के कारण एसिडिटी अधिक होती है। इधर देखो, ये -m के कारण एसिडिटी अधिक होती है -i की तुलना में। मतलब -i वाले ग्रुप की तुलना में -m वाला एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब पहले -m वाले को रखेंगे और बाद में -i वाले को। यानी कि -m इनकी तो ज्यादा एसिडिटी होगी और इस वाले की थोड़ी कम होगी, तो पहले इसको रख लो, तो थर्ड आ जाएगा, थर्ड आ गया। अब इन दोनों में से किसकी होगी ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे भी -m, यहाँ पे भी -m, ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी कंपेयर टू, इससे यदि मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर टू थोड़ी कम हो जाती है ना। एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इससे कम हो जाएगी, है ना। इससे, इसकी तुलना में थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक। यानी कि ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो पहले हम सेकंड वाला रखेंगे और उसके बाद 4 वाला रखेंगे, ठीक है। तो फिनोल सबसे कम एसिडिक, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनोल, फिर आ जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल सबसे अधिक, है ना। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे ये फिनोल है, ठीक है। और यहाँ पे फिनोल की आर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो, जो CH3 ग्रुप है, इसका +I इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट, है ना। कौन सा इफेक्ट, +I इफेक्ट। तो +I वाले क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। +I वाले क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। मतलब इन तीनों की एसिडिटी फिनोल से कम होगी। तो सबसे आगे हम किसको रख लेंगे, फिनोल को। किसको रख लेंगे, फिनोल को। तो फिनोल आ गया सबसे आगे, ठीक है। फिनोल आ गया सबसे आगे। अब इन तीनों का क्या करें, इन तीनों का क्या करें, तो सोचो। देखो, एक बात याद रखना, जो मिथाइल ग्रुप होता है उसका, मिथाइल ग्रुप का आर्थो पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कहाँ लगेगा, आर्थो और पैरा पे। तो +I तो लग ही रहा है, +I के साथ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो क्या होगा, जो एसिडिटी है, एसिडिटी ये व्युत्क्रमानुपाती होती है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के, ठीक है। यानी कि यदि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी। तो यहाँ पे आर्थो पे और पैरा पे +I के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। मतलब इनकी एसिडिटी और भी ज्यादा कम हो जाएगी इसके कंपेयर में। तो पहले हम इसको रख लेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम आप मेटाक्रिसोल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मेटाक्रिसोल, ठीक है। अब इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं, इन दोनों में यदि कंपेयर करूं कि कौन ज्यादा
या कौन कम, तो क्या होगा देखो, प्लस आई वाले कम करते हैं, प्लस आई वाले एसिडिटी को कम करते हैं, है ना। जो एसिडिटी है, जो एसिडिटी है उसको प्लस आई वाले क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिडिटी कम होगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्लस आई वाला ग्रुप है ना, ये बिल्कुल पास में ही है, ये पास का पास में एसिडिटी को कम करता रहेगा, जबकि ये दूर है ना। ये पास में है, ये दूर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो प्लस आई है ये लेस होगा। कैसा होगा, लेस प्लस आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। और ये जो प्लस आई है ये कैसा होगा, ये मोर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे पास में ही है इसलिए प्लस आई ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे दूर है इसलिए प्लस आई कम लगेगा, ठीक है ना। तो प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, मतलब इसकी एसिडिटी कम होगी, किससे, इस वाले से। तो फिर हम किसको लिखेंगे, पैरा वाले को, पैरा क्रिसोल। और आखिरी में कौन आ जाएगा, आर्थोक्रिसोल। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला, इसमें क्या होगा देखो, ये तो हमारा फिनोल है, ये तो हमारा फिनोल है। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, है ना। इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ठीक है, समझना अब क्या होता है। यहाँ पे ये प्लस एम की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो, मेटा पोजीशन पे प्लस इफेक्ट तो होता नहीं है, तो मेटा पोजीशन पे आई इफेक्ट होता है, तो ओ OH का माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस एम लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम। देखो, जिनमें लोन पेयर होता है वो यदि रिंग की आर्थो पैरा पोजीशन पे लगे तो उनका प्लस एम इफेक्ट होता है, ये हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ पे भी प्लस एम, यहाँ पे भी प्लस एम, जबकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा है। तो जो प्लस इफेक्ट होते हैं वो तो एसिडिटी को कम करते हैं, जो प्लस इफेक्ट होते हैं वो एसिडिटी को कम करते हैं, और माइनस वाले बढ़ाते हैं। मतलब ये जो थर्ड कंपाउंड होगा इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यदि मैं एसिडिटी का ऑर्डर बनाऊं, एसिडिटी, तो एसिडिटी में मेरा जो थर्ड वाला कंपाउंड है ये सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला कंपाउंड सबसे आगे क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस वाले तो एसिडिटी को कम करते हैं, तो इनकी एसिडिटी तो ऑलरेडी कम हो गई। माइनस वाले बढ़ाते हैं तो इसकी ज़्यादा है, मतलब ये सबसे आगे आएगा। उसके बाद फिनोल आ जाएगा। कौन आ जाएगा, फिनोल, क्योंकि फिनोल में कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। ठीक है, अब बात को समझना, यहाँ पे भी एसिडिटी कम होगी और यहाँ पे भी एसिडिटी कम होगी, दोनों जगह एसिडिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने अभी एक बात बताई थी आपको कि जो एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो एसिडिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कंपेयर टू, है ना। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एसिडिटी इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहले हम 4 वाले को रखेंगे, उसके बाद सेकंड वाले को रखेंगे। ठीक है, नोट करो।
चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो इफेक्ट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं इसको थोड़ा सा बना के बताऊं आपको, है ना, तो ये C6H5 क्या है, ये रिंग है। C6H5 क्या है, रिंग है ना, और ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो नॉर्मल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, जबकि यहाँ पे जीरो इफेक्ट। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिंग है ना बेटा, ये जो रिंग है ना, इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे जो रिंग है, इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट भी होगा और माइनस आई इफेक्ट भी होगा। कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे मान लो ये एसिड है, और एसिड क्या करता है, एसिड अपने प्रोटॉन को दान करता है। तो जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो डोनेशन के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। इसको इधर लगा दूं, इसको इस तरह से, डोनेशन के बाद ये कंडीशन होगी, है ना। अब क्या होता है, देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, है ना, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये नेगेटिव जब नीचे उतरेगा, ये जब नीचे उतरेगा, तो ये इसके सिर पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अब अभी तो रिंग का कोई रोल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो रिंग है वो माइनस आई की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, माइनस आई की तरह, क्योंकि रिजोनेंस तो इन दोनों में हो रहा है। तो रिंग, देखो रिंग का नॉर्मल जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई होता है। रिंग का जो नॉर्मल इफेक्ट है वो कौन सा है, माइनस आई। लेकिन लेकिन यदि इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो फिर ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करती है। कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव नीचे उतरेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये इसके सिर पे बैठ गया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। अच्छा मान लो यदि ऐसा हो जाए, कैसा, डबल सिंगल डबल, दिख रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकलेंगे। समझ मारी बात, इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इन दोनों को देखो। तो डबल सिंगल डबल, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में इसका प्लस एम इफेक्ट भी होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट। तो देखो जो प्लस आई वाले होते हैं वो कम करते हैं, इसलिए ये लेस एसिडिक। यहाँ पे प्लस एम के साथ माइनस आई भी लग रहा है, इसलिए ये जो बेंजोइक एसिड है, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसकी एसिडिटी एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक होती है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से अधिक हो जाती है, क्यों, क्योंकि माइनस आई के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्मिक एसिड है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के कंपेयर में इसकी एसिडिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम भी शो हो रहा है। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसका NO2 का माइनस एम होता है, फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं इसलिए जीरो हो जाएगा। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, और OR का प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, एसिडिटी में हम माइनस एम वाले को सबसे आगे रखते हैं, उसके बाद माइनस आई वाला, फिर जीरो वाला, फिर प्लस आई वाला, फिर प्लस एम वाला। तो यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल सीधा ही बना हुआ है ये, ठीक है ना, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अगला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। यहाँ पे माइनस आई होता है, यहाँ पे भी माइनस आई होता है ना। इनका सबका माइनस आई इफेक्ट होता है।
कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जो फ्लोरीन है इसका माइनस आई मोर होता है, तो मोर माइनस आई, और क्लोरीन का माइनस आई कैसा होता है, लेस, तो लेस माइनस आई, लेस माइनस आई। ठीक है, फ्लोरीन का माइनस आई मोर होता है और क्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के तुलना में लेस होता है, और यहाँ पे फिर और धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम एसिडिटी का ऑर्डर बनाएं तो ये जो है, ये जो फ्लोरीन वाला कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं बनेगा, याद रखना। तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो ऑर्डर बनेगा ना एसिडिटी का, वो इस तरह से बनेगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी और फिर वापस इधर डिक्रीज होगा, है ना। मतलब यदि मैं इसको नाम दे दूं, जैसे मान लो इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया और इसको S नाम दे दिया, है ना, PQRS। तो ये जो Q वाला कंपाउंड है क्लोरीन वाला, इसकी एसिडिटी फ्लोरीन वाले से अधिक होगी, और इनमें वैसा ही ऑर्डर रहेगा जैसा दिख रहा है, R और S। ठीक है, तो आयोडीन वाला सबसे कम, फिर ब्रोमीन, और इन दोनों में कौन होगा, क्लोरीन वाला आगे आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, जब फ्लोरीन का माइनस आई अधिक है तो अधिक एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, क्या होता है, क्या होता है, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के केस में देखो, जो हेलोजन होते हैं ये माइनस आई तो शो करते ही हैं, और इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो एम इफेक्ट से ज्यादा होता है, ये भी सही बात है, इसलिए हम इनका माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते हैं, माइनस आई इफेक्ट मानते हैं। लेकिन फ्लोरीन वाले केस में क्या होता है, फ्लोरीन वाले केस में जो प्लस एम इफेक्ट है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे मोर प्लस एम, मतलब इसका माइनस आई तो अधिक है ही है, साथ में इसका प्लस एम भी अधिक है, जबकि यहाँ पे लेस प्लस एम, इसका प्लस एम कैसा है, कम है। तो जो प्लस एम वाले होते हैं, वो एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो कंपेयर टू, इससे यदि मैं कंपेयर करूं तो इसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी इसके मुकाबले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का प्लस एम थोड़ा अधिक हो जाता है इसके कंपेयर में। कुछ आ रहा है समझ में, फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट अधिक हो जाता है इसके कंपेयर में, इसलिए फ्लोरीन वाले कंपाउंड की एसिडिटी इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो क्लोरीन वाला आगे आएगा और फ्लोरीन वाला पीछे आएगा, इस बात को ध्यान रखना, नोट करो। चलो अगला देखो, यहां पे देखते हैं, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और बाकी वालों में क्या कर रखा है, बाकी वालों में हमने NO2 ग्रुप लगा रखे हैं आर्थो मेटा पेरा पोजीशन पे। अच्छा, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम, लेकिन मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है, तो मेटा पोजीशन पे इसका आई इफेक्ट होगा, और यहाँ पे माइनस एम। ठीक है, अच्छा, तो इस हिसाब से यदि हम एसिडिटी का ऑर्डर बनाए तो एसिडिटी का ऑर्डर यदि हम बनाएं, और यदि इसको मैं नाम दे दूं, जैसे इसको P दे दूं, इसको Q दे दूं, इसको R दे दूं और इसको S नाम दे दूं, है ना, तो माइनस एम के कारण तो एसिडिटी बहुत अधिक हो जाती है, माइनस एम के कारण तो एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना, माइनस एम के कारण एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो माइनस एम माइनस आई और ये माइनस एम, ये तो एसिडिटी को बढ़ा देंगे, मतलब बेंजोइक एसिड सबसे कम एसिडिक होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे कम एसिडिटी किसकी हो जाएगी, बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड की सबसे कम हो गई। ठीक, अब उसके बाद माइनस आई वाला, मतलब आर आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे भी एम इफेक्ट, यहाँ पे भी एम इफेक्ट। अच्छा, एम इफेक्ट के अलावा और क्या लगता है, देखो एम इफेक्ट का क्या है, जो एम इफेक्ट है वो जितना आर्थो पे लगता है उतना ही पेरा पे लगता है।
जितना आर्थो पे लगता है उतना ही पेरा पे लगता है। तो एम इफेक्ट के कारण तो जितनी एसिडिटी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। तो एम इफेक्ट से समझ में नहीं आएगा कि हम किसको आगे रखें, फिर क्या करें। एम के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट देखो, तो देखो एम के अलावा इसका माइनस आई भी होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, तो माइनस आई लिखा। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी माइनस आई होगा, है ना। लेकिन आई इफेक्ट में क्या होता है, आई इफेक्ट दूरी के साथ घटता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आई इफेक्ट घटता है। तो यहाँ पे दूरी ज्यादा हो गई इसलिए ये जो आई इफेक्ट है ये लेस है, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये पास में ही है, इसलिए इसका जो आई इफेक्ट होगा वो अधिक होगा। ठीक है ना बेटा। तो माइनस आई वाले बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मोर माइनस आई, इसलिए ये आगे आएगा और ये पीछे आएगा। तो एस और आगे कौन आ जाएगा, क्यू। ठीक है। लेकिन ये वाली चीजें हम तभी लगाएंगे जब हमको कंपेयर करना होगा। ठीक, जैसे मैंने बाद में ये वाली चीजें लिखी, पहले नहीं लिखी थी, है ना, क्योंकि पहले मैंने नॉर्मल देखा, फिर नॉर्मल देखने के बाद जब मेरे को समझ में नहीं आया कि इन दोनों में से कौन आगे आएगा, तब मैंने माइनस आई का यूज करा। ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला अगला अब देखो, एक चीज होती है बेटा आर्थो इफेक्ट। क्या होता है आर्थो इफेक्ट, ये क्या होता है, सुनो। जब बेंजोइक एसिड की आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो, जब बेंजोइक एसिड की आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हो, तो वहां पे आर्थो इफेक्ट होता है। आर्थो इफेक्ट के कारण उस कंपाउंड की एसिडिटी सबसे अधिक हो जाती है। आर्थो इफेक्ट के कारण उस कंपाउंड की एसिडिटी सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, तो सुनो बात को। लिखूं मैं यहाँ पे, जब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, जब बेंजोइक एसिड की जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो स्थिति पर कोई ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो, है ना, कोई ग्रुप लगा हो, तो आर्थो प्रभाव के कारण एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक, बहुत अधिक हो जाती है, ऐसा लिख ले, बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा। जब बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड की बात चल रही है, जब बेंजोइक एसिड की आर्थो स्थिति पर, आर्थो स्थिति पर कोई ग्रुप लगा हो, कोई सा भी ग्रुप हो, है ना, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप हो, ऐसा नहीं देखना है, कोई सा भी हो, माइनस वाला हो प्लस वाला हो, कोई सा भी हो, कोई ग्रुप लगा हो, तो आर्थो प्रभाव के कारण, आर्थो पोजीशन पे लगेगा तो आर्थो प्रभाव होगा, आर्थो प्रभाव के कारण एसिडिटी बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी ऑलरेडी सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना। यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको थर्ड मान लूं, है ना, और इसको इसको फोर मान लूं, तो इस वाले कंपाउंड की एसिडिटी
ऑलरेडी सबसे अधिक हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं है, माइनस है प्लस है कुछ मत देखो, सबसे आगे आप सेकंड वाले को रख लो। अब आप बोलोगे सर इससे पहले तो आपने ऐसा बताया ही नहीं। इससे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे पहले ये माइनस वाले ग्रुप थे, इसलिए वो ऑलरेडी आगे आ रहा था। देखो ये वाला वैसे ही सबसे आगे है, ये क्यों लगा, ये ऑलरेडी सबसे आगे आ गया, इसलिए मैंने पहले बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो यदि कोई माइनस वाला ग्रुप लगा है तो वो तो ऑलरेडी आगे आ जाएगा। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत वहां होगी जहां प्लस वाले लगे हों। तो जैसे ये है, इनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं। कौन से इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो वहां पे ये गलती होने का चांस ज्यादा है ना, वहां पे गलती होने का चांस ज्यादा है। इसलिए आप ध्यान रखना आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी ऑलवेज सबसे अधिक हो जाएगी। तो सेकंड वाला सबसे आगे आ गया, क्लियर। अब इनमें क्या करें, तो प्लस आई वाले घटाते हैं तो ये तो वैसे ही पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ये आगे आएगा, ठीक। अब इन दोनों में क्या करें, तो देखो ये प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, लेकिन आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो CH3 होता है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है। क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगता है, आर्थो और पैरा पे। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगता है, आर्थो और पैरा पे। तो आर्थो वाला तो आर्थो इफेक्ट के कारण ऑलरेडी आगे आ गया, तो इसको तो भूल जाओ। इन दोनों में यदि कंपेयर करूं तो यहाँ पे केवल प्लस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस आई के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी एसिडिटी को कम करता है, घटाता है। तो मतलब यहाँ पे दो दो इफेक्ट है जो घटा रहे हैं, और यहाँ पे एक ही है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तो हम थर्ड वाले को रखेंगे, उसके बाद आखिरी में 4 वाला, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे देखें, ये लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज होगी बेटा, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट के कारण आपको इसको सबसे आगे रख लेना है। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो आर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी ऑलवेज बहुत अधिक हो जाती है ना, सभी जितने भी बने उनमें सबसे ज्यादा। तो आपको आर्थो इफेक्ट वाले को सबसे आगे रखना है, ठीक। अब उसके बाद अपन यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका प्लस एम होगा, जबकि यहाँ पे इसका, सॉरी मेटा पे तो लगता ही नहीं है ना, यहाँ पे इसका माइनस आई होगा, और यहाँ पे इसका प्लस एम होगा। तो प्लस वाले तो घटाते हैं, प्लस वाले तो घटाते हैं, तो ये तो घट जाएगा, मतलब सबसे कम होगा। तो 4 वाला तो सबसे पीछे आएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, जबकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो माइनस वाला पहले आएगा, क्योंकि माइनस वाले बढ़ाते हैं, तो पहले थर्ड आ जाएगा और फिर आएगा फर्स्ट। देखो फिर से समझो, आर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी बहुत अधिक हो जाती है। फिर कोई सा ही ग्रुप लगा हो, वहां पे माइनस वाला लगा हो चाहे प्लस वाला लगा हो, बेंजोइक एसिड में आर्थो इफेक्ट लगता है। तो आर्थो इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी ऑलवेज सबसे अधिक होगी। तो ये तो मैंने पहले ही आगे रख दिया, ठीक है। अब इन तीनों में यदि मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे जीरो इफेक्ट। तो माइनस आई वाला एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो हम माइनस आई वाले को पहले रखेंगे, मतलब थर्ड वाला रख लिया। अब इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, जबकि यहाँ पे जीरो। तो प्लस एम वाला तो आखिरी में आता है, इसलिए इसको आखिरी में रख दिया और इसको थोड़ा सा पहले रख दिया। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर बन गया, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाता है। कल के लेक्चर में मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।